बच्चे बाड़ी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पे हम क्लास 9 की एसएसटी और बायोलॉजी के साथ साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजी और स्टडी टिप्स भी पढ़ते हैं। आज की क्लास है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम क्लास 9 के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को शुरू से लेके अंत तक खत्म करने वाले हैं। बीच बीच में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ। तो आज का लेक्चर होने वाला है सबसे अमेजिंग। 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। इसी वीडियो का अगर वेट करे थे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगे तो एक बार अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में जरूर डिस्कस कर लेना, एंड सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो पढ़ाई करते हैं अब। स्टार्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फीचर्स? जैसे अगर मैं बोलूं तुम्हारे फिजिकल फीचर्स या मेरे फिजिकल फीचर्स, तो वी विल टॉक अबाउट हमारी आंखें, हमारा नाक की शेप, हमारे लिप्स, हमारे चीक्स एंड स्किन कलर एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सिमिलरली अगर मैं किसी कंट्री के फिजिकल फीचर्स की बात कर रही हूँ, देन आई एम टॉकिंग अबाउट कि कंट्री में माउंटेन्स हैं कि प्लाट्यूज हैं, मतलब कि लैंड किस तरीके का है, राइट? तो यहाँ फिजिकल फीचर्स में हम इंडिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड को पढ़ते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले एक और चीज बता दूं कि जियोलॉजी क्या होता है। बच्चा, जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अर्थ। बार बार ये वर्ड इस चैप्टर में आया है, तो मैं पहले बता दूं, स्टडी ऑफ अर्थ। जियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अर्थ को स्टडी करते हैं, मतलब कि लैंड को स्टडी करते हैं, और उसकी स्टडी को, उस स्ट्रीम को बोला जाता है जियोलॉजी। तो अगर जियोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें, अगर उम्र के हिसाब से देखें, तो इंडिया का जो सदर्न वाला हिस्सा है ना, जैसे तुम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हो, ये बाकी हिस्सों से बहुत ज्यादा पुराना है। इनफैक्ट ये दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मासेस में आता है। एक्चुअली बच्चा, आज जैसे दुनिया तुम्हें दिखती है, पहले दुनिया ऐसी नहीं दिखा करती थी। पहले क्या होते थे कि 2, 4, 5, 6 बड़े बड़े सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। आज तो तुम जानते हो कि छोटे छोटे सुपर कॉन्टिनेंट है। पहले वाले सुपर कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे, और इन्हीं सुपर कॉन्टिनेंट के एक एक हिस्से से अलग अलग देश बने। तो ऐसा ही बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था बच्चा, गोंडवाना लैंड करके, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, राइट? ऐसा इमेजिन करो कि आज के कई सारे कॉन्टिनेंट जो हैं गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट में से निकले हुए हैं। तो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा छटक के ऊपर की तरफ चला गया था, जो अभी हमारे इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है? तो ये डेक्कन प्लेट्यू गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से निकला हुआ है। ये बहुत स्टेबल भी है, क्योंकि बहुत पुराना है, स्टेबल है और ओल्ड है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत कम है, हर तरीके से स्टेबल है। ऑन दी अदर हैंड, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन हो, चाहे वो हमारे हिमालयाज क्यों ना हो, ये जियोलॉजिकली अगर अर्थ के एज के हिसाब से बात की जाए तो ये थोड़े से यंग हैं, एंड दे आर वेरी रगेड। रगेड का मतलब है कि ये थोड़े उबड़ खाबड़ हैं, थोड़े अनस्टेबल हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, सदर्न इंडिया इज वेरी स्टेबल एंड इट इज वेरी ओल्ड than the northern India and your Himalayas, ठीक है? तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं। हमारे हिमालयास पढ़ेंगे, फिर नॉर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आपका सेंट्रल हाईलैंड वगैरह, और ऐसे करके पूरे इंडिया का अलग अलग तरीके का लैंडफॉर्म हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यही जो मैंने अभी बताया वो यहीं पे लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न प्लेन और हिमालयास थोड़े से नए हैं। ऑन दी अदर हैंड, गोंडवाना का जो पार्ट था यानी कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू, वो बहुत पुराना है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि नॉर्दर्न प्लेन जो है एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। ये आगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी जब हम नॉर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, डेक्कन इंडिया के ना पार्ट्स हैं, तो डेक्कन इंडिया का एक पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसमें अलग अलग तरीके के आपको पत्थर पाए जाते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। एक्चुअली बच्चा पत्थर किस हिसाब से बने हुए हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसका क्या नाम होगा। रॉक कैसे बनता है, एक बड़ा सा पत्थर कैसे बनता है? जब छोटे छोटे पार्टिकल आपस में इतने पास आ जाते हैं कि वो कंपोज्ड हो जाते हैं, आपस में चिपक के वो पत्थर बना लेते हैं। अब वो किस फोर्स की वजह से पास में आ रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो उस पर डिपेंड करेगा कि पत्थर का क्या नाम होगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। तो अलग अलग पत्थर आप यहाँ देखते हो, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ऐसे ही रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक जो सेडिमेंट से बनते हैं, राइट? तो अलग अलग रॉक्स के नाम हैं। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस कि कौन कैसे बना है, बट यू शुड नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑल्सो। पहले अब यहां से हो जाता है हमारा मेन चैप्टर शुरू। तो पहला जो हमें लैंडमास पढ़ना है इंडिया का, वो पढ़ना है जो हमारे सुंदर नए नवेले पहाड़ है ना, जो इंडिया को बहुत सारा टूरिज्म लाके देते हैं, जिनका नाम है हिमालयास। क्या नाम है बच्चा? हिमालयास। सिर्फ भारत से ही नहीं, बहुत दूर दूर से लोग हिमालयास को देखने आते हैं। जियोलॉजिकली स्पीकिंग, मतलब अर्थ की एज के हिसाब से देखें तो जो हिमालयास है हमारे, वो यंग है बच्चा,
स्ट्रक्चर इनका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, इनकी हाई पीक्स होती है, ऐसा नहीं है कि इनकी पीक्स ऊपर से गोलाकार होंगी, इनकी बहुत नोकीली सी पीक होती है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है नोकीली सी पीक होती है। छोटी क्लासेस में ड्राइंग में भी तो ऐसे ऐसे पहाड़ बनाते थे, वो हम हिमालय ही बनाते हैं, राइट। दे आर फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्डेड का मतलब अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं, अब ये वाला पार्ट भी आपके चैप्टर से काट दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अर्थ की ना टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। अब वो टेक्टोनिक प्लेट कभी एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, कभी आपस में भिड़ जाती हैं, तो अर्थ में बहुत सारे फिनोमेना होते रहते हैं। तो किसी जमाने में टेक्टोनिक प्लेट्स फोल्ड हुई थी, यहां से जब भिड़ने लगी तो ये यहां से फोल्ड हो गई, ये यहां से फोल्ड हो गई, और ऐसे ही फोल्ड होते 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 आपके क्या बने हैं, पहाड़। तो अभी के लिए इतना समझो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के भिड़ने और फोल्ड होने के बाद आपके जो पहाड़ निकले हैं वो है हमारे हिमालयाज। और हिमालयाज हमारे इंडिया में अगर बात की जाए, इंडिया से बात की जाए, तो जो हमारा वेस्ट वाला एरिया, पाकिस्तान वाली जो साइड वाला एरिया है, वहां से लेके हमारे नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं। सो वी कैन से कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक हमारे हिमालयाज फैले हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगर बोले कि कौन सी नदी है जो हिमालयाज की हमारे इंडिया की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करती है, तो बोल देना भाई इंडस। इंडस से लेके हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स है, वहां पे जो हमारी नदी आती है इंडिया में, ब्रह्मपुत्रा, वहां तक सारे के सारे क्या है, हिमालयाज फैले हुए हैं। लॉफ्टीएस्ट है, लॉफ्टीएस्ट का मतलब विशालकाय हैं। क्या है, विशालकाय। छोटे छोटे पहाड़ों की बात नहीं हो रही, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों की बात हो रही है। दे आर लॉफ्टीएस्ट। और दुनिया भर में हिमालयाज अपनी ये टेढ़े मेढ़े रास्तों के लिए फेमस है। इन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों को बोला जाता है रगेड माउंटेन बैरियर्स। तो वैसे देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में यहां से बहुत सारी हवाएं आनी चाहिए थी, सेंट्रल एशिया से ठंडी ठंडी हवाएं आनी चाहिए थी, दिल्ली में भी बर्फ पड़नी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमारे हिमालयाज बिल्कुल बैरियर की तरह लाइन बना के खड़े हुए हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो वो ठंडी हवाएं इंडिया में एंटर नहीं कर पाती, और इंडिया का जो टेम्परेचर है वो सेंट्रल एशिया जैसा बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता। तो दे आर अ बैरियर माउंटेन, मतलब उन्होंने पूरी श्रृंखला बना के, पूरी लाइन बना के सिक्योरिटी गार्ड्स का काम कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन थोड़े उबड़ खाबड़ है, इसे रगेड बोल दिया। दे फॉर्म एन आर्क। इंडिया का देखा जाए तो ये यहाँ पे एक आर्क शेप बनाते हैं बच्चा। आर्क क्या होता है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल आपको यहीं पे दिख रहा है, तो दे फॉर्म एन आर्क शेप एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर। ये इंडिया की बात हो रही है बच्चा, हिमालय का और भी डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे इंडस बहती है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा बहती है, राइट। तो ये वाली डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, और ये वाली डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक पूरे हिमालयाज हैं। आर्क बनाते हैं, 3 पैरेलल रेंजेस में चलते हैं, जिसके नाम हम आगे पढ़ेंगे। 2400 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं इस आर्क में। तो अगर हिमालयाज 2400 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया क्या होगा इंडिया में, 2400 होगा, क्योंकि आगे आगे अभी तुम पढ़ोगे कि नॉर्दर्न प्लेन बने ही हिमालयन नदियों के एक्शन से। तो जितना बड़ा हमारा हिमालय उतने ही ज्यादा लंबे हमारे नॉर्दर्न प्लेन। देयर विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या मतलब है बच्चा, वैसे तो देखो हम कह रहे हैं कि ये 3 पैरेलल रेंजेस में चलते हैं, लेकिन ऐसा इमेजिन मत करो कि एक माउंटेन की रेंज ये रही, एक माउंटेन की रेंज ये रही, एक माउंटेन की रेंज ये रही, एकदम लाइन में नहीं लगे हुए हैं ये 3 आर्क बना के। ऐसा है कि ये यहाँ पे खूब सारे माउंटेन है, लेकिन ये कुल मिला के एक रेंज कहलाती है। यहाँ पे भी अलग अलग माउंटेन है, लेकिन ये खूब सारे माउंटेन कहला के दूसरी रेंज कहलाती है। यहाँ पे भी अलग अलग माउंटेन है। तो जो पहली रेंज के माउंटेन है, जो सबसे ज्यादा ऊंचे माउंटेन्स हैं जो कश्मीर में पाए जाते हैं, वो तो 100-150 किलोमीटर चौड़े हैं। मतलब कि माउंटेन्स की जो श्रृंखला, उनकी चौड़ाई 150 किलोमीटर टाइप भी हो सकती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक आते आते वो थोड़े पतले हो जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट तक आते आते वो 400 किलोमीटर की मोटाई हो जाती है, उनकी चौड़ाई हो जाती है कश्मीर वाले एरिया में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इनकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि जब ये वेस्ट डायरेक्शन से हिमालय ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, इंडस से ब्रह्मपुत्रा की तरफ आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इनकी जो विड्थ है वो क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है, 400 से 150 किलोमीटर तक जाती जा रही है। तो चलो, हमारे पास 3 हिमालयन रेंजेस है पढ़ने के लिए। पहली है हिमाद्री। हिम का मतलब होता है बच्चा, हिम का मतलब होता है स्नो। हिमाद्री का लिटरल मतलब है ऐसे पहाड़ जिन पे कभी हिम की कमी नहीं आती। हिम की कमी मतलब वो हमेशा स्नो कवर्ड रहते हैं। तो हिमाद्री हो गई सबसे बाहर वाली। ये है इंडिया का लैंड, इंडियन लैंड। इंडियन लैंड के सबसे अंदर वाली है बच्चा शिवालिक।
सबसे उधर वाली है, जैसे इनर मोस्ट बोलते हैं, उल्टा चल रहा है इसको, ये इंडिया के सबसे बाहर की साइड है इंडिया से, लेकिन इसको इनर मोस्ट हिमालयाज बोलते हैं, हम उधर से काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली है हिमाद्री, और बीच में, इन दोनों के बीच में जो सैंडविच है वो है आपकी हिमाचल। अब आप खुद ही सोचो, सबसे ऊंचे पहाड़ किस में होंगे? सबसे बाहर वाली में होंगे ना, सबसे बाहर वाली में होंगे। तो हिमाद्री के सबसे ऊंचे पहाड़ है, उससे छोटे हिमाचल में है, सबसे छोटे शिवालिक में। हिमाद्री हमेशा बर्फ से कवर्ड रहती है, हिमाचल में कभी बर्फ पड़ती है कभी नहीं बर्फ पड़ती है, शिवालिक पे बर्फ में नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ ये भी हिमालयास का पार्ट है। तो इस तरीके से आप इमेजिन करो कि ये सबसे ज्यादा ऊंचे पहाड़ है, फिर धीरे 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 जैसे जैसे आप इंडियन लैंडमार्क की तरफ आते हो, वो पहाड़ों की जो हाइट है वो थोड़ी कम होती जाती है। तो लेट्स टॉक अबाउट हिमाद्री फर्स्ट। बच्चा, हिमाद्री को हिमाद्री हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे हमेशा स्नो रहती है। तो सारे के सारे ग्लेशियर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपको हिमाद्री में मिलेंगे, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो गए, लेकिन ग्लेशियर्स में हमेशा क्या रहती है? बर्फ। तो वी कैन से दैट दे आर पेरिनियली कवर्ड इन स्नो। पेरिनियली का मतलब होता है, एक वर्ड यहां लिखा होगा, पेरिनियल, नहीं लिखा क्या? चलो मैं बता देती हूँ। पेरिनियली कवर्ड इन स्नो का मतलब होता है इटर्नली, मतलब हमेशा यहाँ पे आपको बर्फ दिखाई देगी। और इनकी जो एवरेज हाइट है, हिमाद्री के पहाड़ों की जो एवरेज हाइट है, मतलब सबसे ऊंचे पहाड़ की बात नहीं करते, ऑन एन एवरेज हिमाद्री के एक पहाड़ की हाइट 6000 मीटर जितनी भी हो सकती है। अच्छा, जब हम किसी भी पहाड़ या किसी भी लैंड की हाइट आपको दिखती है ना, तो वो सी लेवल से दिखती है। जो हम समंदर है ना, उसको मान के चलते हैं अर्थ का बेस, क्योंकि पानी तो आपका बेसिकली ग्राउंड लेवल तक आएगा ना। ग्राउंड लेवल को हम मान के चल रहे हैं, सी लेवल को मान के चल रहे हैं बेस। अगर यहाँ लिखा है 6000 मीटर, तो मतलब सी लेवल से 6000 मीटर हाइट है आपकी ऑन एन एवरेज हिमाद्री के पहाड़ों की। इन्हें इनर हिमालयस भी बोला जाता है और इन्हें ग्रेट हिमालयस भी बोला जाता है। व्हाई ग्रेट? बिकॉज दे आर वेरी वेरी बिग इन स्ट्रक्चर, राइट। कंटेन्स ऑल द फेमस पीक। दुनिया की जितनी सबसे बड़ी बड़ी पीक्स हैं वो आपको ग्रेट हिमालयस में ही मिलेंगी। एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ ऐसा दिखता है तो सारे पहाड़ ऐसे ही दिखेंगे, कोई पहाड़ ऐसा दिखेगा, कोई पहाड़ ऐसा दिखेगा, कोई पहाड़ ऐसा दिखेगा। तो पहाड़ों की जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एसिमेट्रिकल। और इनके पहाड़ों का जो कोर है, अगर पहाड़ को तोड़ तोड़ के बिल्कुल अंदर तक हम जाएंगे तो अंदर हमें पता है क्या मिलेगा? अंदर हमें मिलेगा ग्रेनाइट। 1 मार्क में ना ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसे यहाँ पे हम कर लेंगे मार्क। पेरिनली स्नो बाउंड होते हैं, हमेशा बर्फ देखने को मिलती है। सारे के सारे आपके हिमाचल सॉरी बढ़िया बढ़िया जो हमारे ग्लेशियर्स है, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, वो सारे आपको कहाँ मिलते हैं? ग्रेट या फिर इनर हिमालयाज में मिलते हैं। सेकेंड है बच्चा आपका लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज का मतलब ये हिमाद्री से जस्ट नीचे वाले। तो वी कैन से कि अगर ये हिमाद्री है तो इस, अब यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसके साउथ में जो आर्क है हिमालयाज का, उसे आप कहते हो हिमाचल। सो इट लाइज साउथ ऑफ द हिमाद्री, फॉर्म्स द रगेड माउंटेन सिस्टम। ये और ज्यादा रगेड है। आपके हिमाद्री जो है वो भी रगेड है, लेकिन ये हिमाचल हमारे और ज्यादा रगेड है। इनका एल्टीट्यूड मतलब इनका अगर सी लेवल से हाइट देखा जाए तो समवेयर अराउंड 3700 या 4500 के बीच में बढ़ता है ऑन एन एवरेज। अब यहाँ पे ना, अब देखो हिमाद्री पे रहना तो बहुत मुश्किल है, वहां पे तो हमेशा बर्फ होती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग नहीं रहते, बहुत ही कम ट्राइब कम्युनिटीज रहती है, लेकिन वहां पे भी रहती हैं। लेकिन हिमाचल में रहना थोड़ा इजी है, क्योंकि ये पहाड़ है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है, लेकिन 12 महीने बर्फ नहीं पड़ती। तो पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है ना बच्चा, दो पहाड़ों के बीच की जो खाई होती है उसे आप वैली बोलते हो। क्या बोलते हो? वैली बोलते हो। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वैलीज है जो हमारे टूरिज्म के काम आती है। जैसे कश्मीर क्या है? कश्मीर एक वैली है। अब ये वैली जो है छोटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दो पहाड़ों के बीच में कितना स्पेस है। ये वैली जो है लंबी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। जैसे कश्मीर एक वैली है, लेकिन आपको पता है कि कश्मीर क्या है? कश्मीर में कितने सारे अलग अलग बड़े बड़े शहर है, राइट। बट कश्मीर इज अ वैली, कांगड़ा इज अ वैली, कुल्लू इज अ वैली। सो वैली इज व्हाट? पहाड़ों के बीच की जो स्पेस होती है उसे हम वैली बोल देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे हिमालय की रेंजेस भी मिलती है। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? मान लो ये हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही है, हिमाचल यहाँ पे अभी माउंटेन रेंज की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग तुम्हें पहाड़ दिख रहे हैं। अब ये 3 पहाड़ क्या है? साथ में, तो मैं इन्हें क्या बोल दूंगी? रेंज, राइट। एक सीक्वेंस ऑफ माउंटेन जो होता है ना, जब कुछ पहाड़ बिल्कुल लाइन में साथ साथ लगे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, लेकिन एडजेसेंट टू ईच अदर लगे हुए होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पहाड़ों की श्रृंखला या फिर पहाड़ों की रेंज। तो पीर पंजल रेंज एक बड़ी फेमस रेंज है, धौलाधर रेंज है, महाभारत रेंज है। ये जो ऑसम रेंजेस है, जिनका रिलीजियस पर्पस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हमारे टूरिज्म के भी बहुत काम आती है। ये अच्छी अच्छी रेंजेस हमें किस में मिलती है?
हिमाचल में मिलती है, यानी कि लेसर हिमालयाज में मिलती है। देन आउटर मोस्ट, एक सेकंड को, हाँ अब आगे हम शिवालिक पे। शिवालिक कहाँ पड़ता है? और अब जब तुम हिमाचल से साउथ में जाओगे, पहले तुम हिमाद्री से साउथ में गए, तुम्हें हिमाचल मिल गया, हिमाचल से साउथ में गए, अब तुम्हें मिल गया शिवालिक। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि नॉर्थ इंडिया से सबसे पास में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन से सबसे पास में क्या है, तुम तुरंत बोल दोगे शिवालिक, राइट। मैं बोलूं नॉर्दर्न प्लेन से सबसे दूर कौन सी रेंज है, तुम बोल दोगे आपकी हिमाद्री, राइट। तो इस तरीके से विजुलाइज करके पढ़ो। आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज की, बहुत ही कम इसकी विड्थ होती है, इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर की होती है, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं इसपे, पहाड़ों की पीक होती है लेकिन पहाड़ जो है छोटे होते हैं, इनकी हाइट जो है ऑन एन एवरेज 900 से 1100 मीटर्स ही होती है अबव द सी लेवल। अब इसमें जो है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स बहुत पाए जाते हैं। देखो बच्चा होता क्या है कि मान लो यहाँ पे क्या है आपके हिमाद्री, हिमाद्री के जो ग्लेशियर है वो मेल्ट करते हैं। अब जब वो मेल्ट करते हैं तो अपने साथ बहुत सारे ऊपर से कण लेके आते हैं। कण का मतलब होता है डिपॉजिट्स, डिपॉजिट जो भी अपने साथ कचरा लेके आ रहा है ना पानी, उसको डिपॉजिट बोलते हैं। अब उनका कचरा है, हमारे बहुत काम आता है, बट एनीवे ये जो डिपॉजिट्स होते हैं या ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, दूसरा नाम है सेडिमेंट्स। सेडिमेंट, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएंगे, है ना, पहाड़ों से नीचे की तरफ आएंगे। तो शिवालिक वाली रेंज में बहुत सारे सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। तो आप देख रहे होगे जब आप मनाली जाते हो, कभी मसूरी वसूरी जाते हो, तो जब पहाड़ आने शुरू होते हैं तो वो पहाड़ बहुत पथरीले दिखते हैं कि आप छुओगे तो वो पत्थर ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, पर आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे वो पथरीले पहाड़ खत्म होते जाते हैं, पेड़ों वाले पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं। फिर और ऊपर जाओगे तो स्नो कैप्ड माउंटेन आ जाएंगे, राइट। तो वो जो पथरीले पहाड़ है ना, जहां अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, अनकंसोलिडेटेड मतलब आपस में चिपके हुए नहीं है सेडिमेंट्स, थोड़े से अलग अलग आपको मिट्टी की तरह ऐसे भरभरे से आपके सेडिमेंट्स है, उन्हें तुम बोलते हो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। और वो किसका फीचर्स है? वो शिवालिक का फीचर है। ना वो हिमाचल में दिखते हैं, ना वो हिमाद्री में दिखते हैं, वो सिर्फ शिवालिक में दिखते हैं। अब इनकी जो वैली है वहां पे थिक ग्रेवल और एलुवियल मिट्टी दिखती है। भाई आप खुद ही देखो ना, शिवालिक के जस्ट नीचे क्या है? नॉर्दर्न इंडिया है। नॉर्दर्न इंडिया में कौन सी मिट्टी होती है? एलुवियल मिट्टी होती है। तो फिर शिवालिक में की वैली में, शिवालिक के पहाड़ों के बीच के स्पेसेस में अगर आपको कोई मिट्टी दिख रही है तो वो भी कौन सी होगी? ऑब्वियसली बट ऑब्वियस है कि एलुवियल मिट्टी होगी। The longitudinal valley between the lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dune। अब ये मारी गूगली, इसका क्या मतलब है भाई? चलो हम बना के दिखाएंगे तुम्हें। लैटिट्यूड, ये अगर अर्थ है बच्चा तो ये होता है लैटिट्यूड, है ना। इक्वेटर से पैरेलल लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हो, और ये है आपका लॉन्जिट्यूड, राइट। ऐसे ही होता है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड। अब यहां बोल रहे हैं कि जो लॉन्जिट्यूडनल वैली है लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में, उन्हें हम ड्यून्स बोलते हैं। मतलब कि अगर ये हिमाचल है, राइट, और ये शिवालिक है, ये हिमाचल है और ये शिवालिक है, तो इसके बीच में जो यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, इन दोनों रेंजेस के बीच में जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, इसे तुम बोल दोगे द्यून। तो देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये जो बड़े बड़े शहर हैं तुम्हें, दे आर व्हाट? दे आर द स्पेस बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक, लॉन्जिट्यूडनल स्पेस बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक। कितने खूबसूरत है ना हिमालय, इनके बीच की जगहें भी हमने डेंसली पॉपुलेटेड करके हिल स्टेशन बना रखे हैं। चलो इससे पहले कि हम आगे जाए, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव 30 सेकेंड, ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन एंड देन वील गो हेड। चलो राइट आंसर है शिवालिक। नेक्स्ट, तो ये तो अभी हमने क्या डिवाइड किया, हमने अभी डिवाइड किया इसे ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन के बेसिस पे अभी हमने हिमालय को डिवाइड किया था कि भैया हाँ 3 पैरेलल रेंजेस हमें देखने को मिलती है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। अगर हम उसी एरिया को, वही जो ये हमारे पहाड़ों का जो एरिया है 2400 किलोमीटर का, अगर इसे नदियों के बेसिस पे डिवाइड करना शुरू करें तो हम इस पूरे एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। भाई क्लास के बच्चों को तुम मैथ्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, ड्राइंग के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, हाइट के बेसिस पे कर सकते हो, किसी भी बेसिस पे कर सकते हो। तो अभी हम इन पहाड़ों को किसके बेसिस पे कर रहे हैं? नदियों के बेसिस पे डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप ऐसे सोचो
ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक का जो आर्क है हिमाचल, ये हिमाचल कह रही हूँ बार बार, हिमालय का, उसे तुम नदियों के बेसिस पे क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। अब यहाँ पे दिख जाती है तुम्हें रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे है जो नदी, येलो पेन है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। हमने क्या बोला था, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा, तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे, और हमने बोला था यहाँ पे इंडस, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंडस, राइट। इंडस और ब्रह्मपुत्रा तो हो गई, सबसे वेस्ट वाली है आपकी इंडस और सबसे ईस्ट वाली है ब्रह्मपुत्रा। अब इंडस से लेके सतलज तक के बीच का जो रास्ता है, इंडस और सतलुज के जो बीच का रास्ता है, उसे तुम बोलते हो पंजाब। नॉट लाइक पंजाब इंडिया वाला पंजाब, पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो पंजाब अभी हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो पंजाब प्लेन बोल रहे हैं, पर्टिकुलर पंजाब स्टेट की बात नहीं हो रही है। बट एनीवे, सतलज और कली, कली एक नदी है, सतलज और कली के बीच का जो हिस्सा है उसे तुम क्या बोल देते हो, कुमाऊं। याद कैसे करोगे, के फॉर कली, के फॉर कुमाऊं। कुमाऊं मतलब पहाड़ी एरिया, उत्तराखंड का मोस्टली एरिया इसमें पड़ता है, बट अगेन किसी स्टेट की बात नहीं हो रही है, एरिया की बात हो रही है। देन कली से लेके तीस्ता तक का जो हिस्सा है, तीस्ता, तीस्ता तक का जो हिस्सा है वो भी एक नदी है, तीस्ता तक के हिस्से को बोलते हो तुम गंगा प्लेन। क्या बोलते हो, गंगा प्लेन। इसमें कौन सी स्टेट्स आती है बच्चा, इसमें आती है मोस्टली ये आपकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ऐसा वाला एरिया आता है, ठीक है। फिर तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्रा वाला जो हिस्सा है उसे तुम बोल देते हो पूर्वांचल। क्या बोल देते हो, पूर्वांचल। आया समझ, आया समझ। पूर्वांचल इसका एक छोटा सा हिस्सा है, वैसे इसे असम, असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसे डिवाइड करके पढ़े ताकि हम पेपर तक भी भूले ना, तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे कि इंडस और सतलज के बीच का जो रास्ता है उसे बोलते हैं पंजाब प्लेन। क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन। जो हमारे सतलज से, सतलज से, सॉरी प्लेन नहीं हिमालय, प्लेन नहीं हिमालय, सतलज से जो हमारे कली तक का रास्ता है, एरिया है, उसे हम बोलते हैं कुमाऊं। कुमाऊं। कली से जो तीस्ता नदी के बीच का हमारा हिमालयस है उसे तुम बोलते हो गंगा, गंगा हिमालयस। देन तीस्ता से जो हमारे ब्रह्मपुत्रा के बीच के हिमालयस है उसे तुम बोलते हो असम। क्या बोलते हो, असम। अगेन किसी स्टेट की बात नहीं हो रही है, प्लेन एरिया की बात हो रही है अभी, असम, राइट। सो ये चार चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, बट एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है। चलो अब आगे चल रहे हैं। एक छोटी सी और चीज दे रखी है, वो है पूर्वांचल। बच्चा पूर्वा का मतलब होता है, पूर्वा का लिटरल मतलब होता है ईस्ट, और आंचल का लिटरल मतलब होता है माउंटेन। क्या होता है, माउंटेन। तो लिटरली पूर्वा और आंचल का क्या मतलब है, ईस्टर्न माउंटेन्स। तो ईस्टर्न माउंटेन्स तुम्हें कहाँ दिखाई देते हैं, पहली बात तो ये हिमालय का ही पार्ट है। तुम्हें पता होगा, ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ा होगा तुमने कि ब्रह्मपुत्रा जब इंडिया में एंटर करती है तो एक गॉर्ज से एंटर करती है, जिस गॉर्ज का नाम है दिहांग। पतली सी गली से एंटर करती है, उस पतली सी गली को गॉर्ज बोला जाता है, उस गॉर्ज का नाम है पर्टिकुलर दिहांग। सो दिहांग से जब तुम ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पे जो फैले हुए माउंटेन्स है ना, इस पर्टिकुलर एरिया में जो फैले हुए माउंटेन्स है, उन्हें तुम बोलते हो पूर्वांचल हिमालयस। है हिमालयस का ही पार्ट। Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the sprout and spread east. यहाँ पे ऐसे बेंड कर जाते हैं, ऐसे यहाँ पे हिमालयस बेंड कर गए। अभी तक क्या है, ऐसे 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 आ रहे थे, अभी क्या है, थोड़े से हिमालयस यहाँ पे बेंड करके। तो ये जो बेंडेड हिमालयस है, इस वाले हिस्से के और ऊपर वाले हिस्से के, उसे तुम बोलते हो पूर्वांचल। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्रा नदी है जिसमें हमेशा पानी होता है, ये एक हिमालयन नदी है, ग्लेशियर से निकलती है। तो ये जहां जहां जाती है वहां वहां जंगल उगाती हुई जाती है, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर तुम्हें छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलती है, जैसे कि पटकई हिल्स, मीजो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। ये सब किसका पार्ट है, ये सब फीचर्स है आपके पूर्वांचल के। तो हिमालयस में बच्चा हमें यही पढ़ना है। इसके आगे हम नॉर्दर्न प्लेन पे जाएंगे, पर हम थोड़ा सा समअप कर देती हूँ मैं आपके लिए
हिमालयाज की जो उम्र है वो थोड़ी सी नई है, एसिमेट्रिकल होते हैं, रगेड होते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं, सेंट्रल एशिया की ठंडी हवाएं हमारे इंडिया में आने नहीं देते हैं। साथ में 3 पैरेलल रेंजेस में होते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और आपके शिवालिक्स। हिमाद्री जो है सबसे ऊंची होती है, हिमाचल की हाइट थोड़ी कम होती है, शिवालिक की हाइट उससे कम होती है। हिमाचल में आप पढ़ते हो कि बहुत सारी रेंजेस मिलते हैं, जैसे कि पीर पंजल रेंज, महाभारत रेंज वगैरह। और शिवालिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो लॉन्जिट्यूडनल वैलीज हैं हिमाचल और शिवालिक के बीच में, उसे तुम बोलते हो ड्यून्स। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा ब्रश अप। अब कर लो ये क्वेश्चन, फिर चलते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन पे। चलो, राइट आंसर इज पूर्वांचल, नेक्स्ट इज नॉर्दर्न प्लेन। अब बेसिकली यहाँ स्क्रीन पे देखना बंद करो, पहले तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये है आपके स्नो कैप्ड माउंटेन। कौन से माउंटेन? स्नो कैप, जिन पे हमेशा बर्फ होती है। जब ये बर्फ पिघलती है तो इनमें से निकलती है नदियां, तो इन पे हमेशा बर्फ होती है और हमेशा वो बर्फ पिघल पिघल के नदियों में पानी देती है। तो जो हिमालयन नदियां हैं, हमारा मतलब हिमालयन नदियों से दो है। एक तो वो हिमालय से निकली हुई नदियां हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं, और दूसरा क्योंकि वो ग्लेशियर से निकलती हैं तो हमेशा उनमें पानी होता है। तो जब ये नदियां पहाड़ों से आती है ना बच्चा, फिर अपने साथ क्या लेके आती है? सेडिमेंट्स या फिर डिपॉजिट लेके आती है। अब नदियों का पानी तो बहता जाता है, बहता जाता है, बहता हुआ पानी में थोड़ी कुछ घुला हुआ रहता है। जब आप ग्लास में चम्मच चला रहे होते हो तब थोड़ी सेडिमेंट नीचे बैठते हैं, तब तो वो घूम रहे होते हैं गोल 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 गोल, है ना। जैसे ही आप छोड़ोगे, स्टैंडिंग वाटर छोड़ोगे, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो जब भी पानी में फ्लो होता है बच्चा, कोई भी चीज उसके साथ जो है बह बह के या तो आगे चली जाती है या तो किनारे पे छिटक जाती है। तो नदियां जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, वो सेडिमेंट नदियों के बैंक्स पे इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। अब मैं एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सैकड़ों सालों की। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हिमालयन नदियां अपने साथ इतना डेपोजिशन लेके आई हैं, इतने सेडिमेंट्स लेके आई हैं कि उनके इकट्ठे होने की वजह से हिमालय के चरणों में पूरा एक एरिया बन गया है, और इस एरिया को बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन, जिसपे हम आप रहते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब इसका हिस्सा है, राइट। सो ये हमारे रिवर सिस्टम, इंडस हो गई और या फिर ब्रह्मपुत्रा हो गई या फिर गंगा हो गई, ये जो हिमालयन नदियां हैं, इनके डेपोजिशन से जो एरिया बना है उसे बोलते हो नॉर्दर्न प्लेन। और ये डेपोजिशन मोस्टली एलुवियल मिट्टी की है, सबसे फर्टाइल मिट्टी है। यहाँ पे पानी आता ही रहता है क्योंकि हिमालयन नदियां बहती हैं, पानी आ ही रहा है, मिट्टी अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो? अच्छे से खेती करते हो। और प्लेन एरिया है, बिल्कुल प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे रेलवे बनाना भी आसान है, एयरपोर्ट बनाना भी आसान है, स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज बनाना भी आसान है। तो मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में आप देखते हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में इतने सारे लोग क्यों रहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हाई क्यों है? अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं है पॉपुलेशन डेंसिटी हाई, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन में है। क्यों ना हो? क्योंकि हमारा क्या है? कृषि प्रधान देश है, हम खेती करना जानते हैं। तो जब खेती एलुवियल मिट्टी पे अच्छी हो रही है, नॉर्दर्न प्लेन पे अच्छी हो रही है, और जमीन भी समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है पहाड़ों की तरह, राइट, रेगिस्तान की तरह, तो फिर वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं और फर्टाइल एरिया भी है। हमारे नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है, एरिया अलग होता है बच्चा, लेंथ अलग होती है। तो लेंथ तो उतनी ही होगी जितनी हिमालय की है, 2400 किलोमीटर फ्रॉम अगेन इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। लेकिन जो प्रॉपर एरिया है वो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। सोचो, अगर इतना सारा एरिया एलुवियल मिट्टी से नहीं बना होता तो इंडिया में एग्रीकल्चर शायद इतने अच्छे से हो ही नहीं पाता। नाउ एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है, इस पे आप कुछ भी ग्रो कर सकते हो, बाजरा से लेके, कॉटन से लेके, धान से लेके कुछ भी ग्रो कर सकते हो। इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करता है क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। अच्छा, एक चीज और जो तुम्हें नदियों के बारे में जाननी पड़ेगी कि नदियां जब पहाड़ों से आ रही होती है तो बच्चा, जब तुम झूले से नीचे उतर रहे होते हो, स्लोप वाले झूले से, तो तुम्हारी स्पीड क्या होती है? फुई, फटाक से तुम झूले से नीचे उतर जाते हो, राइट। अभी तुम्हें सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़े तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी धीरे हो जाएगी, राइट, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लग रही है। अब सिमिलर लॉजिक देखो, पहाड़ों से जब नदियां आ रही होती हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है? बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है, और इनके पास एरिया भी कम होता है, पतले पतले रास्तों में से आ रही होती हैं। जब पतली पाइप से तुम बहुत सारा पानी फेंकोगे तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी, मोटी पाइप से पानी फेंकोगे पानी की स्पीड कम होगी, क्योंकि पानी को ज्यादा एरिया मिल रहा है, उसे स्क्वीज होके निकलना नहीं पड़ रहा है।
लॉजिक है, तो कॉमन सेंस की बात है। तो जब पहाड़ों से पानी आ रहा होता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जब वो प्लेन एरिया पे आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन पे आ जाता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और धीरे 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 जहां उसे समुद्र से मिलना होता है ना, वहां उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल कम, बिल्कुल कम, राइट। तो जब जैसे जैसे ये जो नदी का पानी है ये नीचे समंदर की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे ये इतना ज्यादा फैल जाता है और इसकी इतनी स्पीड कम हो जाती है कि इसके बीच में लैंड मासेस आने लगता है। पहले तो क्या है कि पानी बहुत हाई है, तो बीच में अगर कोई लैंड मास है भी तो पानी उसे डुबा देगा, लेकिन अभी क्या है, स्पीड कम हो गई है, तो स्पीड कम होने की वजह से इसके बीच बीच में लैंड आ जाता है और पानी जो उधर उधर किनारे किनारे से होके थोड़ा थोड़ा स्पीड से थोड़े थोड़े उससे निकल जाता है, राइट। इसी को बोला जाता है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है बच्चा, ऐसा कोई भी जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी है उसे तुम आइलैंड बोल दोगे। अगर वो चारों तरफ का पानी लेक है तो लेक आइलैंड है, अगर वो चारों तरफ वाला पानी समंदर का है तो वो ओशन आइलैंड है, अगर वो नदी का पानी है तो उसे क्या बोल दोगे, रिवर आइलैंड बोल दोगे। लॉजिक समझ आया ना, कि जैसे जैसे नदी नीचे की तरफ आती है, समंदर में मिलने के लिए आती है, वैसे वैसे उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है और वो फैल जाती है। जब वो फैल जाती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बनाती है। अभी तक क्या है, एक स्ट्रीम में आ रही थी, अभी बीच में लैंड आ गया, वो कहती है चल कोई नहीं, यहाँ किनारे से निकल लेती हूँ, यहाँ किनारे से निकल लेती हूँ, राइट। तो वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बना लेती है और वो जो अपने साथ जो डेपोजिशन ला रही थी वो डेपोजिशन यहाँ पे इकट्ठा कर देती है, फिर यहाँ से पानी सरक के निकल जाता है, तो यहाँ क्या बन जाता है, आइलैंड बन जाता है, जिसे बोलते हो नदी से बना हुआ आइलैंड, यानी कि रिवराइल आइलैंड, रिवराइल आइलैंड। अच्छा, एक और चीज, नदी के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक रिवर के दो पार्ट्स होते हैं बच्चा, एक होता है ट्रिब्यूटरीज, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज वो नदियां होती हैं, स्मॉल रिवर्स, अगर मेन नदी से, मान लो ये मेन नदी है, कोई छोटी नदी उसमें अपना पानी डिपॉजिट करके जा रही है तो तुम उसे क्या बोल दोगे, ट्रिब्यूटरीज बोल दोगे। लेकिन अगर मेन नदी है और वो किसी भी कारणवश, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, मेन नदी की वेलोसिटी इतनी धीमे हो गई कि उसने क्या बना लिया, अपने पानी को अलग अलग कर दिया थोड़ा सा, मेन नदी ने अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उन नदियों को, उन छोटी छोटी रिवर बॉडीज को तुम क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलोगे। तो ये लॉजिक मैं बताना चाहती थी, अगर मेन नदी में पानी ऐड हो रहा है तो वो ट्रिब्यूटरीज खिलाएंगी, छोटी छोटी नदियां, या मेन नदी से पानी डिस्ट्रीब्यूट होकर छोटी छोटी नदियां बना रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज खिलाएंगी। तो रिवराइल आइलैंड जब बनता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है। लॉजिक क्या है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाती है और नदी जो है अपनी डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बना लेती है ना। बहुत सारे रिवराइल आइलैंड हैं जो बहुत छोटे हैं, वहां पे लोग रहते नहीं है, लेकिन मजूली एक ऐसा आइलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा इनहैबिटेटेड रिवराइल आइलैंड है, मतलब नदी से बना हुआ सबसे बड़ा ऐसा आइलैंड जिसपे लोग रहते हैं, वो हमारे इंडिया में है और इसे बोला जाता है मजूली। कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। 1 मार्क में पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो मजूली का नाम पूछ लिया जाएगा या कौन सी नदी से बनता है मजूली वो पूछ लिया जाएगा, तो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो अब आगे चल रहे हैं और हम डिवाइड कर रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन को अलग अलग बेसिस पे। नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है आपका वेस्टर्न पार्ट, एक है आपका वेस्टर्न पार्ट जिसे बोला जाता है पंजाब प्लेन, एक है आपका बीच वाला पार्ट जिसे बोला जाता है गंगा प्लेन, और उसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो पंजाब प्लेन है इसमें कौन सी स्टेट्स आएंगी बच्चा, बट ऑब्वियस है, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, इसमें स्टेट्स आती हैं पंजाब। नदी कौन सी होती है इसमें, इसका फीचर क्या है, कौन सी नदी, इंडस।
इंडस, और इंडस की बहुत सारी बहनें हैं भाई, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, पंजाब में आपको पता है 5 नदियां होती है ना, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज। तो ये पांचों की पांचों नदियां और इंडस, ये फीचर आ गया आपका पंजाब प्लेन का। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे पूरा बनवा दूंगी तब ले सकते हो। झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज, ये नाम भी याद कर लेना, वैसे तो आते नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब का नाम ही पंजाब इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें 5 नदियां हैं। एक्चुअली आब, आब पंजाबी में आब का मतलब होता है नदी। तो अगर लिखा हुआ है 2 आब, मतलब ऐसा लैंड जहां पे 2 नदियां हैं। पंज आब यानी कि जहां पे 5 नदियां हैं। तो दोआब पंजाब ये नाम क्यों पड़े हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी नदियां हैं, राइट। चलो गंगा प्लेन पे आते हैं। गंगा प्लेन हमारा बिल्कुल बीच में पड़ता है और सबसे लंबा पार्ट है ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन का। दिस इज योर गंगा प्लेन। ये इसमें जो नदियां हैं वो है घग्गर, घग्गर एंड तीस्ता। घग्गर एंड तीस्ता। घग्गर पता है नेपाल से आती है, इंडिया में एंट्री मारती है। घग्गर बहुत ही गुस्सैल नदी है, गंगा की एक्चुअली ट्रिब्यूटरी है, गंगा में अपना पानी लाके मिला देती है। ये गंगा की दोस्त है लेकिन बहुत ही गुस्सैल नदी है। बारिशों के टाइम पे इसकी वजह से हमारे नेपाल में और इंडिया में बिहार वाली साइड पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। जस्ट एन एक्स्ट्रा पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू। ना गंगा प्लेन में क्या है, इट इज वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। और इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती है, यूपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, ये सारी स्टेट किसका पार्ट है, एक्सेट्रा, आपकी गंगा प्लेन का। ना ब्रह्मपुत्र प्लेन आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इसमें मेन कौन सी स्टेट आती है बच्चा, आसाम आती है। मेन स्टेट है इसकी आसाम, और इसमें नदी कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र। सो दीज आर द 3 प्लेन। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है। एक्चुअली बस इतना ही पढ़ना है इनमें, दैट इज इट। राइट। सो नदी के बेसिस पे हमने अभी डिवाइड कर दिया नॉर्दर्न प्लेन को। अब हम डिवाइड करते हैं नॉर्दर्न प्लेन को किसके बेसिस पे, किस तरीके की मिट्टी है। हमने बोल तो दिया पूरे नॉर्दर्न प्लेन पे एलुवियल मिट्टी है, लेकिन वो किस तरीके की है, उसका टेक्सचर क्या है, अच्छी क्वालिटी है, बुरी क्वालिटी है। तो मिट्टी के बेसिस पे जब तुम डिवाइड करते हो नॉर्दर्न प्लेन को तो तुम्हें 4 तरीके के वेरिएशन मिलते हैं। वेरिएशन इन रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर का मतलब लैंड की क्वालिटी क्या है। तो लैंड की क्वालिटी के बेसिस पे तुम्हें मिलता है भब्बर, तुम्हें मिलता है तेरई, तुम्हें मिलता है भंगर और कंकड़। कंकड़ भी नहीं है यहाँ पे, खादर आएगा एक्चुअली, दिस वुड बी खादर। बच्चा अगले 10 मिनट अगर तुमने सुन लिया तो तुम्हें कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनना। देखो पहाड़ों से आ रहा है पानी, हिमालय से आ रहा है पानी, ये नदियां हिमालय से पानी लेके आ रही हैं। हिमालय के जस्ट नीचे, हिमालय के जस्ट नीचे, कभी तुम मनाली शिमला वगैरह गए हो तो पहाड़ों के जस्ट नीचे क्या होता है, बहुत सारे कंकड़ होते हैं ना, चिकने 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 पत्थर होते हैं। कभी तुमने ये सोचा है कि यहाँ पे पानी जाता कहाँ है। सारी नदियां जो ऊपर से पानी लेके आ रही हैं, पहाड़ों के चरणों में तो पत्थरों की एक लाइन बनी हुई है 18 से 16 किलोमीटर लंबी चौड़ी, राइट। तो पानी गया क्या, पानी एक्चुअली अंडरग्राउंड हो जाता है। पानी यहां से आया, पानी हो गया अंडरग्राउंड, ठीक है। अब वो पानी, ये इस वाली लेयर को बोला जाता है भब्बर। हिमालय के फुटहिल में जो होगी उसे बोला जाएगा भब्बर। ये पानी यहाँ पे तो अंडरग्राउंड हो जाता है, फिर एकदम से इमर्ज करता है नेक्स्ट एरिया में, और नेक्स्ट एरिया में जब ये इमर्ज करता है तो वहां पे लैंड क्या बन जाता है, दलदल वाला। क्या बन जाता है, दलदल वाला लैंड, राइट। एकदम से सारा पानी आ गया ना, इस एरिया को बोला जाता है तेरई। तेरई का लिटरल मतलब होता है कोई ऐसा एरिया जो बहुत ही ज्यादा गीला हो। ये बहुत ही ज्यादा गीला क्यों हो रहा है, क्योंकि भब्बर में जो नदियां हो गई थी आपके अंडरग्राउंड, उनका पानी एकदम से बाहर आ गया तेरई वाले एरिया में। अब इसके आगे जो है नदियों का डेपोजिशन शुरू हो जाता है। अभी तक तो नदियां बहुत स्पीड में होती हैं तो डेपोजिशन कर रही होती है, लेकिन अभी वो क्योंकि स्लो हो जाएंगी तो डेपोजिशन और ज्यादा हो जाएगा। तो अब आता है डेपोजिशन वाला मोस्टली एरिया जिसे बोला जाता है भंगर, और उसके बाद बिल्कुल समंदर में मिलने से पहले जो एरिया आता है उसे बोलते हो खादर, उसे बोलते हो खादर। तो जो नए नए कण आ रहे हैं बच्चा, नए नए जो कण आ रहे हैं, मतलब नदियां तो बहती जा रही हैं, डेपोजिशन वो कंप्लीटली हर बार कंटिन्यूअसली 24/7 लेके आ रही हैं। तो उनके जो सबसे नए कण होते हैं, न्यूएस्ट लेटेस्ट जो डेपोजिशन होते हैं, वो डेपोजिशन आपको खादर में मिलते हैं। बिल्कुल समंदर में जाने से पहले जो वो पीछे छोड़ के जाती है ना, हाँ भाई तू भी रख ले मैं तो समंदर के पास जा रही हूँ, तो वो सबसे ज्यादा फर्टाइल डेपोजिशन होते हैं। क्योंकि जो पुराने वाली डेपोजिशन है उनपे तो इतने साल तक खेती होती रही है तो उनकी फर्टिलिटी थोड़ी कम हो गई है। बिल्कुल समंदर में जाने से पहले जो डेपोजिशन नदी छोड़ के जा रही है वो बहुत फर्टाइल है। तो खादर जो है हमारा सबसे फर्टाइल एरिया होता है।
भंगर भी एलुवियल मिट्टी का बना है, पर ये इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है। तो चलो इनके फीचर्स पढ़ते हैं। भब्बर क्या है? 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ाई वाली एक एरिया होता है जिसमें नदियां जो है डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर क्यों जाती है? क्योंकि एक्चुअली वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं, राइट। शिवालिक के चरणों में आपको जो सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन का एरिया मिलेगा वो मिलेगा भब्बर। नाउ उसके बाद आता है आपका तेरई। तेरई में ये सारी नदियां फिर से इमर्ज हो जाती हैं। तो तेरई में ना पहले जमाने में बहुत जंगल हुआ करते थे। इतना अच्छी मिट्टी है, इतना अच्छा पानी है, तो जंगल तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन अभी जो है वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कई सारे रिफ्यूजीज आ गए थे। उन रिफ्यूजीज को सेटल करा के तेरई वाले एरिया के जंगल को काट के वहां पे उन्हें सेटल कराया गया था। तो पहले तेरई में बहुत जंगल देखने को मिलते हैं, अभी नहीं देखने को मिलते। पहले जो तेरई था बहुत ही वेट होता था, स्वम्पी यानी कि दलदल वाला होता था, मार्शी होता था। अभी क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन हो चुका है कि अब वो उतना देखोगे तेरई तो आपको ऐसा नहीं लिखेगा कि यहाँ पे दलदल है, वो नॉर्मली एलुवियल मिट्टी से बना हुआ नॉर्दर्न प्लेन की तरह दिखता है, राइट। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड सेटल माइग्रेंट्स। थोड़ा सा हमें एग्रीकल्चर भी करना था कि धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जो हमारे पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जो इतने सारे लोग हमारे पास आए थे उनको हमें सेटल भी करना था। देन भंगर क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, ये भी 1 मार्क में पूछ लेते हैं। इसमें होती है पुरानी मिट्टी। तो मिट्टी के बेसिस पे, एज के बेसिस पे तुम एलुवियल मिट्टी को नॉर्दर्न प्लेन को 2 बेसिस पे डिवाइड करते हो। एक है भंगर और एक है खादर। भंगर वाला जो एरिया है, भंगर भंगर मतलब खराब, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो भंगर वाला जो एरिया है लार्जर है साइज में, ज्यादा एरिया है। दिस इज स्मॉलर। इसमें जो है पुराना डेपोजिशन होता है, ओल्ड डेपोजिशन से बनता है बच्चा। ये जो है न्यू डेपोजिशन से बनता है। किसका डेपोजिशन? हिमालयन नदियों का डेपोजिशन, राइट। ये जो है कम फर्टाइल होता है, क्योंकि पुराना है तो थोड़ा कम फर्टाइल होता है, लेस फर्टाइल। ये जो है ज्यादा फर्टाइल होता है, मोर फर्टाइल। ये वाला जो एरिया है भंगर, इसमें आपको कंकड़ ज्यादा दिखते हैं, कंकड़ आर मोर। इसमें जो है लेस कंकड़ होते हैं। बच्चा, एक पौधे को अच्छे से उगने के लिए, फर्टिलिटी अगर किसी मिट्टी की अच्छी है कि बुरी आपको जानना है तो आप ये देखना कि उसमें कंकड़ कितने हैं। जितने ज्यादा कंकड़ होंगे मतलब मिट्टी उतनी ही ज्यादा खराब है, क्योंकि पौधे को उगने के लिए फाइन पार्टिकल्स चाहिए होते हैं मिट्टी के, कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए होते। तो भंगर में हमारे कंकड़ ज्यादा है इसलिए उसकी फर्टिलिटी कम है, खादर में हमारे कंकड़ कम है तो इसलिए उसकी फर्टिलिटी ज्यादा है। तो ये हो गया भंगर, ये हो गया खादर। यहाँ पे मैंने लिखा ही दिया है, इसमें कंकड़ होते हैं, इसमें भी कंकड़ होते हैं लेकिन कम होते हैं। अब अगर आपको खेती करनी हो, आप किसान हो, तो आप इसमें से कौन सी मिट्टी चूज करोगे? इसमें तो यहाँ पानी नहीं दिख रहा, अंडरग्राउंड हो गया। इसमें जो है पानी दिख रहा है लेकिन ये इतना ज्यादा दलदल वाला एरिया है। यहाँ पे मिट्टी है लेकिन मिट्टी उतनी भी फर्टाइल नहीं है। तो सबसे बेस्ट एरिया जो है इंटेंसिव कल्टीवेशन का जो एरिया है वो है आपका खादर। इसलिए आप देखते हो वेस्ट बंगाल वगैरह में ना धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। एक तो नदियों का पानी भी भर भर के आ रहा है, चावल, धान मतलब चावल, नदियों का पानी भी आ रहा है और सॉइल भी बहुत फर्टाइल है। तो खादर वाला जो एरिया होता है वहां पे बेस्ट आपकी फर्टिलिटी होती है, वहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब इंटेंस। पेपर से 4 महीने पहले जो आप पढ़ाई करते हो वो इंटेंस नहीं होती, पेपर से 1 दिन पहले जो पढ़ाई करते हो वो इंटेंस होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा सिलेबस आप एक ही साथ कवर कर लेते हो, है ना। सिमिलरली अगर आप छोटे से जमीन के टुकड़े से बहुत ज्यादा क्रॉप्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसकी फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसे बोला जाता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, विच हैपेंस इन खादर। व्हाई? बिकॉज खादर इज वेरी फर्टाइल। चलिए, अब आगे चलने से पहले एक और क्वेश्चन है आपके पास, देन आई विल गो हेड एंड आई विल गेट टू द पार्ट विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो हमें थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा। द पेनिनसुलर प्लेट्यू।
चलो, द राइट आंसर इज तेरई। नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू का क्या मतलब होता है बच्चा? माउंटेन्स तो पता चल गया, पहाड़, हिल्स भी पता चल गया, छोटे पहाड़। व्हाट इज प्लेट्यू? प्लेट्यू होता है टैबुलर लैंडमास। व्हाट इज प्लेट्यू? प्लेट्यू इज अ एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब मेन जमीन से ऊंचा होगा, लेकिन टैबुलर लैंडमास होगा। यानी कि जैसे आप टेबल देखते हो, बिल्कुल टेबल की तरह इमेजिन करो। टेबल की हाइट होती है थोड़ी, जमीन जितना तो नहीं होता, हाइट होती है टेबल की, लेकिन टेबल ऊपर से क्या होता है? फ्लैट। तो वैसा ही कोई लैंड की जिसकी हाइट तो है लेकिन ऊपर से फ्लैट है, उसे तुम बोलते हो प्लेट्यू। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? डेक्कन प्लेट्यू की। नहीं, डेक्कन प्लेट्यू की भी नहीं, हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की। पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो हिस्से होते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो हिस्से हैं बच्चा। एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल मतलब इंडिया के बिल्कुल सेंट्रल में। हाईलैंड क्यों? क्योंकि वो हाइट उसकी जो है नॉर्मल लैंड से ऊंची है। देन दूसरा हिस्सा है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन का मतलब होता है साउथ, तो सदर्न इंडिया में जो प्लेट्यू पड़ता है उसको तुमने बोल दिया डेक्कन प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिवीजन क्या है बीच में? नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तुम्हारा सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा नदी के नीचे वाला जो हिस्सा है वो तुम्हारा हो गया डेक्कन प्लेट्यू। लेकिन दोनों किसका पार्ट है? दोनों पार्ट है आपके पेनिनसुलर इंडिया का। अच्छा, यहाँ पे क्या खास बात है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स तुम्हें देखने को मिलते हैं बच्चा। जो सेडिमेंट्री रॉक्स, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, तीन तरीके के पत्थर होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से बनते हैं। सेडिमेंट कहां से आते हैं? नदियों से आते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हिमालयन नदियां हैं यहाँ पे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पे पहाड़ तो नहीं होते, माउंटेन्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची हिल्स होती है। बच्चा, हिल्स और पहाड़ में क्या डिफरेंस होता है? पहली बात तो हाइट का डिफरेंस है। दूसरी बात, पहाड़ जो है ना कॉनिकल होते हैं, इनकी जो टिप होती है कॉनिकल होती है। हिल्स जो होती है इनकी जो टिप होती है वो राउंडेड होती है, राउंडेड टिप्स होती है, ऊपर से इतनी कॉनिकल नहीं होंगी। यहाँ पे चढ़ना आसान होता है, यहाँ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। सो दिस इज हाउ योर पेनिनसुलर इंडिया लुक्स लाइक। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको सेंट्रल हाईलैंड दिख रहा होगा। दिस इज योर सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड, नीचे जो है आपका डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे छोटा नागपुर भी दिया हुआ है। छोटा नागपुर पहले जो है डेक्कन प्लेट्यू का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जो है किसी कारणवश फॉल्ट आ गया बीच में, दोनों से छिटक गए, तो ये जो है यहाँ पे चला गया है। तो अभी हम इसे यहाँ 1 2 3 की तरह देख रहे हैं, बट एक्चुअली में दो ही हिस्से हैं हमारे पेनिनसुलर इंडिया के, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। अच्छा, एक और चीज जो मुझे बतानी है कि ये किसका पार्ट है, वो है गोंडवाना का। स्टार्टिंग में ही बता दिया था, गोंडवाना का पार्ट है। तो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? बहुत स्टेबल होगा। नया होगा कि पुराना होगा? भैया जी बिल्कुल पुराना होगा, क्योंकि हिमालय तो फिर भी थोड़े बहुत नए बने हुए हैं। चलो अब बात करते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड की। एक सेकेंड दो मुझे, दरवाजे पे कोई है। हाँ जी, सॉरी, बिस्लरी से पानी आया था। एनीवे हाँ जी, हम पढ़ रहे सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड सबसे सेंट्रल स्टेट कौन सी है हमारी इंडिया की? मध्य प्रदेश। नाउ सेंट्रल हाईलैंड में हम नर्मदा को रखेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये रही आपकी, मान लो नर्मदा। एक सेकेंड, नर्मदा बहती है एमपी और गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं बहती है, तो रुको मुझे ढंग से बनाने दो। ये रही नर्मदा। तो ये है पूरा हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड का। सेंट्रल हाईलैंड में जो मेन प्लेट्यू आता है वो है आपका मालवा प्लेट्यू बच्चा, मालवा प्लेट्यू। अब दो ही तीन चीजें आपको याद करनी है कि सेंट्रल हाईलैंड इज नॉर्थ टू द नर्मदा नदी। ठीक है जी, एक चीज याद हो गई। सेंट्रल हाईलैंड में मेन स्टेट जो कवर होती है वो है एमपी, छत्तीसगढ़, राइट, और आपका थोड़ा सा झारखंड वाला हिस्सा। ठीक है, तीन स्टेट कवर हो गई हमारी। और क्या याद करना है कि ये देखो, मैं यहाँ पे अगर आपको
डायरेक्शन दूं तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इस सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट एरिया में, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट एकदम एक्सटेंशन पे हमें कौन से पहाड़ देखने को मिलते हैं? अरावली पहाड़ देखने को मिलते हैं। अरावली, ये भी बहुत पुरानी पहाड़ों की श्रृंखला है, अरावली माउंटेन रेंज को मैं MR लिख रही हूँ, राइट। और इसके जो साउथ में हमें कौन सी रेंज देखने को मिलती है? यहाँ पे जो हमें रेंज देखने को मिलती है वो है सतपुरा रेंज। और इसके अलावा यहाँ पे विंध्या रेंज भी होती है, तो 3 पहाड़ों की श्रृंखला है। एक हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट में जो अरावली है, जो आपकी राजस्थान वाली साइड पड़ती है, एकदम नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन जो है इस प्लेट्यू का, सेंट्रल हाईलैंड का, दैट इज योर अरावली रेंज। हिमालय क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में हमें मिलती है सतपुरा, S फॉर सतपुरा, S फॉर साउथ। और ये 3 स्टेट कवर कर रहा है, हमारी मोस्टली 3 स्टेट कवर कर रहा है, MP, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब एक और चीज है कि इसमें बहुत सुंदर सुंदर तुम्हें नदियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा, सोन और कैन। ये क्या है? ये नदियां हैं जो तुम्हें कहां देखने को मिलती हैं? सेंट्रल हाईलैंड में देखने को मिलती है। एक और फीचर्स इसका बेटा याद कर लो, वो फीचर ये है कि जैसे जैसे तुम वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में जाते हो ना, वैसे वैसे सेंट्रल हाईलैंड का जो विड्थ है वो कम होता जाता है। तो तुम इमेजिन करो सेंट्रल हाईलैंड कुछ ऐसे है, ये है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। इस तरीके से सेंट्रल हाईलैंड है कि वेस्ट की साइड ऊंचे हैं और ईस्ट की साइड थोड़े से छोटे हैं ना। बिल्कुल ईस्ट में तो वेस्ट की साइड पे, नॉर्थ वेस्ट की साइड पे तो तुम्हें अरावली मिल गए, बिल्कुल ईस्ट पे ये कहां जाके खत्म होता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये देखो ना, पीछे वाली इमेज में हमने दिखाया है कि ये सेंट्रल हाईलैंड के बिल्कुल ईस्ट वाली डायरेक्शन में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू। और कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे शहर हैं, छोटी छोटी हिल्स हैं जिनके नाम पे सेंट्रल हाईलैंड बहुत फेमस हो गया है, जैसे कि एक है बुंदेलखंड और एक है भागेलखंड। ये भी कहां पे मिलती है? ईस्ट साइड ऑफ सेंट्रल हाईलैंड पे मिलती है। तो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में क्या क्या याद करना था कि नर्मदा नदी से नॉर्थ की साइड पे जो डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, दैट इज पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है, दैट इज योर सेंट्रल हाईलैंड। 3 स्टेट आई, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड। नॉर्थ वेस्ट में मिल गया अरावली, साथ में एक विंध्या रेंज भी है इसी के अंदर, और साउथ में मिल गया, सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में मिल गया आपको सतपुरा रेंज, राइट। S फॉर सतपुरा, S फॉर साउथ। बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में जहां ये खत्म होता है वहीं से छोटा नागपुर प्लेट्यू शुरू हो जाता है। बड़ी सारी नदियां बहती हैं भाई, चंबल, बेतवा, सोन और केन। बहुत सारी सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं। कुछ ईस्टर्न लैंडमार्क है इसके, जिसके नाम हमने बता दिए, बुंदेलखंड, भागेलखंड। जब बुंदेलखंड, भागेलखंड आ जाए तो सोचना कि यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड खत्म हो रहा है। एक और इसमें बहुत प्यारी सी चीज पाई जाती है, दैट इज योर मालवा प्लेट्यू। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मालवा प्लेट्यू किस एरिया में पाया जाता है, तो आपको लिखना है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू हैव टू लर्न। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। चलो, अच्छा हाँ, ये यहाँ पे दिया ही हुआ था, छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स अ फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर नदी। छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास दामोदर नदी भी मिल जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने ये आगे 1 मार्क के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं डेक्कन प्लेट्यू की तरफ। डेक्कन प्लेट्यू क्या है? हाउ विल यू डिफाइन डेक्कन प्लेट्यू? southern part of peninsular plateau is known as डेक्कन प्लेट्यू, है ना भाई। ऊपर वाला हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड, नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू। कहां पाया जाता है? साउथ ऑफ रिवर। कौन सी नदी थी जिसके साउथ में, जिसके चरणों में पाया जाएगा? नर्मदा। एक पॉइंट तो हमने ये रट लिया। क्या शेप है इसकी? शेप है इसकी ट्रायंगुलर लैंडमास। सॉरी, कलर जो है थोड़ा गलत चुन लिया है, दिख नहीं रहा होगा। ट्रायंगुलर लैंडमास, राइट। नॉर्थ में इसके क्या पाया जाता है? मान लो अगर ये डेक्कन प्लेट्यू है तो नॉर्थ में, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, राइट।
नॉर्थ में पाया जाएगा आपके एक तो नर्मदा नदी, दूसरा अगर सेंट्रल हाईलैंड के चरणों में सतपुरा था और उसी के जस्ट नीचे आपका ये शुरू हो रहा है डेक्कन प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में पड़ा ना सतपुरा, तो यहां हो गया सतपुरा रेंज। इसकी भी एक खास बात है कि वेस्ट में जो है ये ऊंचा होता है, ईस्ट में जो है ये छोटा होता है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो हाइट धीरे धीरे क्या होगी, हाइट धीरे धीरे डिक्रीज होगी। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू पहले इसी का पार्ट हुआ करता था, फिर बीच में फॉल्टिंग आ गई। फॉल्टिंग मतलब कि लैंड किसी वजह से फट गया। देखो लैंड किसी वजह से फट गया, तो ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये आपके डेक्कन प्लेट्यू से अलग हो गया। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में भी इसका एक हिस्सा हुआ करता था बच्चा। नॉर्थ ईस्ट में जो ये वाला हिस्सा है ये भी किसी जमाने में डेक्कन प्लेट्यू का ही हिस्सा हुआ करता था। बीच में फिर से फॉल्टिंग आ गई, समंदर का पानी वानी आ गया, तो ये हिस्सा खिसक के उधर चला गया। राइट, द ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। वही सब जो मैंने आपको पढ़ाया है वही सब लिखा हुआ है। जैसे हमने सेंट्रल हाईलैंड के लिए पढ़ा कि ईस्टर्न साइड पे हमारे पास क्या था, छोटा नागपुर प्लेट्यू था, बुंदेलखंड था, भागलखंड था। अभी यही सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट पे कौन से लैंडमार्क पड़ते हैं बच्चा, वो पड़ते हैं 3 तरीके की हिल्स, महाकाल, सॉरी महादेव, मैकल और कैमूर। दोबारा से पढ़ो, महाकाल, फिर से महाकाल बोल रही हूं मैं, आई थी वो मैकल महाकाल में कंफ्यूज हो रही हूं। मैकल, महादेव और कैमूर, ये 3 हिल्स जो हैं इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन माना जाता है। पहले इसी का हिस्सा होते थे, अब इसका एक्सटेंशन माना जाता है। और धीरे धीरे जैसे मैंने बताया स्लोप है, स्लोप है। आप देखो यहाँ वाली जो नदियां हैं, आप जो ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ते हो, वो सारी नदियां अपने आप को बे ऑफ बंगाल में क्यों ड्रेन करती हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे स्लोप है। ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ थोड़ा सा जमीन जो है स्लोप बनाती है एंगल पे। राइट, नेक्स्ट, an extension of the plateau is also visible in the north east। इसी का एक हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, जो मेघालय में या कराबी एंगलोंग प्लेट्यू में या नॉर्थ कच्चर हिल्स के नाम से जाना जाता है। मोस्टली जो मेघालय हमारी स्टेट है वो किसका पार्ट थी, पहले डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट थी, लेकिन अब जो है ये नॉर्थ ईस्ट में। क्यों, क्योंकि फॉल्टिंग हो गई थी, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में फॉल्टिंग हो गई थी, लैंडमास फट गया था, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में रह गया, बाकी सदर्न इंडिया में रह गया। लेकिन अभी भी वहां पे कुछ बहुत प्यारी प्यारी हिल्स हैं, जो वो हिल्स पहले डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट हुआ करती थी, जहां पे बहुत अच्छा फ्लोरा और फौना है, जहां पे बहुत ही अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, जहां पे यूनेस्को उसे रिकग्नाइज करती है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इंडिया उसे प्रोटेक्ट करती है। वहां पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, इनमें से 3 हिल्स आपके सिलेबस में है, सिर्फ नाम ही मेंशन है। गारो हिल्स जहां पे ट्राइबल कम्युनिटी बहुत फेमस है, खासी अगेन ट्राइबल कम्युनिटी, बायोडाइवर्सिटी दोनों बहुत फेमस हैं, और जंतिया। तो एक बार और रिवाइज करते हैं हमारा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज व्हाट, ट्रायंगुलर लैंडमास जो पड़ता है आपके सदर्न इंडिया में। नॉर्थ में इसके नर्मदा और सतपुरा, वेस्ट में इसकी हाइट ज्यादा है, ईस्ट में इसकी हाइट कम है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये एक स्लोप बनाता है। इसमें जो है 3 तरीके की हिल्स हैं जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, एक है महादेव, एक है मैकल, एक है कैमूर। उसके बाद इसका एक हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, मेघालय वाली स्टेट में, और वो जो हिस्सा है वहां पे गारो, खासी, जनता जैसी हिल्स हमें पाई जाती है। दिस इज ऑल यू हैव टू लाइन। बुलेट पॉइंट्स की तरह याद करोगे तो सेंट्रल हाईलैंड में 6 पॉइंट्स याद करने हैं, और आपको इस डेक्कन प्लेट्यू में 6 पॉइंट्स याद करने हैं, अदरवाइज तो कंफ्यूज ही होते रहो। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, देन विल गो अहेड। ओके, सतपुरा रेंज। नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। इससे पहले तो मैं घाट और कोस्ट वगैरह में कंफ्यूजन हूं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो ये हमारा सदर्न इंडिया, यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल समंदर के पास वाला जो हिस्सा होता है ना बच्चा, समंदर के पास वाला हिस्सा, इसे तुम क्या बोलते हो, इसे तुम बोलते हो कोस्ट, इसे तुम बोलते हो किनारा यानी कि कोस्ट। इससे थोड़ा अंदर वाला जो हिस्सा है, अंदर वाला जो हिस्सा है, इसे तुम बोलते हो घाट। क्या बोलते हो, घाट। ठीक है, तो दिस इज द घाट। तो कंफ्यूज मत हो ना, वेस्टर्न घाट वो घाट है जो वेस्टर्न साइड पे है डेक्कन प्लेट्यू के, ये डेक्कन प्लेट्यू है, उसकी वेस्ट साइड पे अरेबियन सी वाली साइड पे जो घाट है वो है आपके वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट है जो बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे है डेक्कन प्लेट्यू के। वेस्टर्न घाट की खास बात यह है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब पहाड़ों की जो श्रृंखला है उसके बीच में जगहें बहुत कम है, मोस्टली जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पहाड़ है, तो दे आर कंटिन्यूअस। ईस्टर्न घाट में प्रॉब्लम ये है कि डिसकंटिन्यूअस है, थोड़े से ऐसे हैं,
फिर थोड़े से ऐसे हैं, फिर थोड़े से ऐसे, ठीक है, तो दे आर डिसकंटिन्यूअस, दे आर इरेगुलर। अच्छा क्यों है ये इरेगुलर? कॉमन सेंस लगाओ, क्यों है ये इरेगुलर? अभी मैंने बताया तुम्हें कि जेंटल स्लोप है, यहां से एक स्लोप है, तो नदियां हमारी जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ बह रही हैं। जब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बह रही हैं तो समुद्र से मिलने से पहले वो क्या करती हैं, थोड़ा सा एरिया कवर करती है, पानी आ जाता है बीच में, तो ऑब्वियसली पहाड़ जो है डिसकंटिन्यूअस हो गए, बीच बीच में नदियां अपने आप को समुद्र में मिलाने के लिए जगह चाहती है, ठीक है। सो दे आर इरेगुलर बट दे आर वेरी वेरी कंटिन्यूअस। यहां पे होती है बच्चा ऑरोग्राफिक रेन। ये मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, पहला होमवर्क क्वेश्चन है, बाकी सबके आंसर मैं बता रही हूँ। व्हाट इज ऑरोग्राफिक रेन? ये एक ऐसी तरीके की रेन है जो मोस्टली हिल्स पे ही देखने को मिलती है, लेकिन और ये कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट होता है आपका हवाओं का, पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, गूगल करना, खुद से समझना, एक आधी छोटी सी वीडियो देखना, फिर मुझे कमेंट्स में आके बताना मैम ऑरोग्राफिक रेन जो वेस्टर्न घाट में होती है ना, उसका मतलब ये होता है यहाँ से ना हमारी मानसून की हवाएं आ रही होती हैं और यहाँ पे हैं बड़े बड़े पहाड़, तो सोचो मानसून की हवाएं पहाड़ चढ़ के क्या करती होंगी, उसी का कुछ फिनोमेना है ऑरोग्राफिक रेन। यू हैव टू सोच योरसेल्फ। चलो, हायर देन द ईस्टर्न घाट, जो हमारे वेस्टर्न घाट है वो ज्यादा ऊंचे, ईस्टर्न घाट जो है हमारी उनकी हाइट कम है, एवरेज हाइट दोनों की एक दूसरे से बहुत अलग है। हमारे वेस्टर्न घाट की हाइट 1600 मीटर तक है ऑन एन एवरेज, ईस्टर्न घाट की सिर्फ 500-600 मीटर में अटक जाती है। वेस्टर्न घाट में ऑब्वियसली ज्यादा ऊंची पहाड़ियां हैं, ईस्टर्न घाट में थोड़ी छोटी पहाड़ियां। वेस्टर्न घाट की जो सबसे बड़ी पीक है वो उसका नाम है अन्नामुड़ी, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डोडा बेटा, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करने जाते हैं। ईस्टर्न घाट की जो सबसे बड़ी पीक है उसका नाम है महेंद्रगिरी, उसके बाद शिवरॉय हिल्स भी आती हैं, जवाड़ी हिल्स भी आती हैं ईस्टर्न घाट्स में, लेकिन अगेन इनकी हाइट जो है वो इनसे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 1000 मीटर की कम है। सो दे आर वेरी वेरी हाई, दे आर नॉट सो हाई, बट दोनों ही केस में यहाँ पे पहाड़ देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पे हिल्स देखने को मिलती हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेट्यू एरिया, तो चोटी जो है पहाड़ की वो नोकीली नहीं होगी, वो थोड़ी राउंडेड होगी। दिस इज द मेन डिफरेंस। नाउ व्हाट इज डेक्कन ट्रैप बच्चा? व्हाट इज डेक्कन ट्रैप? अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, सो द एरिया फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू इमेजिन करो कि हमारे डेक्कन इंडिया में पहले क्या हुआ करते थे, वोल्केनो हुआ करते थे, लाइव वोल्केनो हुआ करते थे, बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ। इन लाइव वोल्केनो से फटता था और वोल्केनो का लावा बाहर आता था। जब लावा बाहर आता था तो लावा धीरे धीरे जमीन पे आता था। जब लावा जमीन पे आता था बच्चा, एक सेकेंड, ओके, हाँ, जब लावा जमीन पे आता है तो वो ठंडा हो जाता था, जब वोल्केनो से निकलता था तो गर्म आता था, जब जमीन पे आता था तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता था, जब वोल्केनो से निकलता था तो वो लिक्विड स्टेट में होता था क्योंकि गर्म होता था, जब जमीन पे आता था तो वो सॉलिडिफाई हो जाता था। तो इमेजिन करो कि ये जो लावा निकलता था, ये जब जमीन पे आता था तो बड़े बड़े पत्थर बना लेता था। जब आता था तब तो लाल रंग का होता था, लावा क्या होता है, ऑरेंज रेडिश कलर का होता है, लेकिन जमीन पे आने के बाद, सॉलिडिफाई होने के बाद ये काले रंग का हो जाता था। इसको बोलते थे बसाल्ट। जो ये पत्थर बनाता था ना उसे बोलते थे बसाल्ट। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रही हूँ। इन बसाल्ट की वजह से, अब बसाल्ट पे मान लो कोई फोर्स लगा, चाहे बहता हुआ पानी, चाहे विंड, चाहे इंसानों ने पत्थरों से तोड़ा, जो भी है, जो भी नेचर का फोर्स लगा बसाल्ट नाम के पत्थर पे, जब पत्थर काला है तो जब उस पत्थर का चूरा बनाओगे तो वो चूरा किस कलर का होगा बच्चा? वो भी काला ही होगा। तो कई सारी मिट्टियां होती हैं, एक तो एलुवियल मिट्टी है जो नदियों के डेपोजिशन से बनी, पर कई सारी मिट्टियां होती हैं जो किसी पत्थर के टूटने से बनती हैं। तो क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर इंडिया का वो वाला हिस्सा है जहां पे बसाल्ट पाया जाता था लावा फ्लोस की वजह से, और इसके टूटने की वजह से वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या? द डेक्कन ट्रैप। क्योंकि काली मिट्टी देखने में थोड़ी डरावनी लगती है तो इसका नाम पड़ गया डेक्कन ट्रैप। और कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। वोल्केनिक ओरेशन है इसका, और ये मिट्टी काफी फेमस हो गई है भाई। ये मिट्टी में आप कॉटन ग्रो कर सकते हो, मूंगफली ग्रो कर सकते हो, आपको पढ़ने को मिलेगी किसमें? 10th क्लास में मिलेगी। अच्छा, एक और मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ आगे जाने से पहले। वो होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे बताना है
कि ऊटी, ऊटी नाम का एक हिल स्टेशन है और कोडाईकनाल नाम का एक हिल स्टेशन है। कोडाईकनाल और ऊटी ये किस में पड़ते हैं? ये ईस्टर्न घाट में पड़ते हैं कि वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं? ये किसका फीचर है? एनसीईआरटी में मेंशन है ये दोनों नाम, सो वी वोंट लीव एनीथिंग व्हिच इज इन एनसीईआरटी, तो ये आपको मुझे बताना है। अब आ गया आपका अरावली हिल्स। अरावली हिल्स क्या है बच्चा? बहुत पुराने, वेरी ओल्ड माउंटेन रेंज, बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी है कि अभी आप अरावली देखोगे तो आपको लगे अरे ये तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, छोटी सी है, क्योंकि वो इतनी पुरानी है कि उसकी हालत खराब हो गई है। कहां से कहां पड़ती है ये? गुजरात से लेके दिल्ली तक आपको देखने को मिलती है, दिल्ली तक। मैं फरीदाबाद से हूँ, फरीदाबाद में इकलौती अच्छी चीज है वो है अरावलीज। ठीक है, तो दे आर वेरी ओल्ड, वेरी रगेड, वेरी स्टेबल माउंटेन रेंज है। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में मिलती है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है। आप ये देखो, ये इंडिया है, ये गुजरात हो गया, गुजरात के ऊपर राजस्थान हो गया, तो इस तरीके से इंडिया में ये एंटर करती है, आंख बनाती है ये ऊपर की साइड में। दिस इज योर अरावली। बहुत इरोडेड है, मतलब बहुत टूटी फूटी है आपकी, क्योंकि अगेन क्योंकि बहुत पुरानी है। नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन को ये कवर करती हैं, बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल। राजस्थान में पुष्कर आप साइड चले जाओ, अजमेर चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, सूरजकुंड वाली साइड, दिल्ली चले जाओ, तो दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट दे आर वेरी ओल्ड। तो है तो माउंटेन रेंज, पर इनको देखोगे तो ये माउंटेन की तरह दिखती नहीं है। इनकी भी जो ऊपर से पहाड़ियां हैं वो टूट चुकी हैं, ब्रोकन हो चुकी हैं, सो दे डोंट लुक लाइक माउंटेन्स। बट एनीवे, नेक्स्ट इज योर इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है भाई? राजस्थान में, नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। जैसलमेर से आगे जाओगे तो आपको थार डेजर्ट मिलेगा। नाम क्या है इसका? नाम है इसका थार डेजर्ट, राइट। बारिश आती है यहाँ पे बहुत ही कम, पूरे साल में 150 mm से ऊपर की बारिश नहीं आती है। वेदर क्या होता है यहाँ पे? ड्राई वेदर होता है, ड्राई एंड हॉट वेदर। अगर ड्राई और हॉट वेदर है कहीं का, तो वहां की मिट्टी में ज्यादा पानी होगा कि कम पानी होगा? ऑब्वियसली कम पानी होगा। तो मिट्टी कैसी है यहाँ पे? मिट्टी है यहाँ पे रेतीली, रेतीली मिट्टी को बोलते हैं हम सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल है तो वेजिटेशन होगा कि नहीं होगा? पेड़ पौधे उग पाएंगे कि नहीं उग पाएंगे? लेस वेजिटेशन, बहुत ही कम वेजिटेशन है भाई। यहाँ पे कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं आपको? कैमल बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि कैमल ही बेचारा, उसी के पैर इतने अच्छे हैं जो वो रेगिस्तान में चल पाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। ड्राई एंड सूखा हुआ वेदर है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। बाकी जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी उसमें मैं सब कुछ लिख के दूंगी। एक बात याद रखना बच्चा, जो हमारा ये जो डेजर्ट है थार डेजर्ट, इसका सारा हिस्सा इंडिया में नहीं आता है, पाकिस्तान में भी आता है। मान लो ये इंडिया है, बहुत गंदा सा डायग्राम बना रही हूँ, जल्दी जल्दी बना रही हूँ इसलिए। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये आपका थार है, लेकिन इसका कई सारा हिस्सा यहाँ पाकिस्तान की साइड भी पड़ता है। दिस इज योर थार डेजर्ट। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है थार डेजर्ट आपका। और यहाँ पे जब भी कोई नदियां आती हैं, वैसे तो नदियां बहुत कम है, लेकिन जो 2-4 नदियां उनमें कभी पानी रहता नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे। अगर बारिशों में वहां पे पानी इकट्ठा हो भी जाता है तो वो पानी भी क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। एक लौती लंबी नदी जो है यहाँ पे वो है आपकी लूनी। लूनी इज द ओनली लॉन्गेस्ट रिवर वी हैव इन थार डेजर्ट। तो 1 मार्क में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और फीचर है इसका कि यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स हैं, यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स हैं वो इस शेप के होते हैं, इस शेप के सैंड ड्यून्स होते हैं। तो उनमें ना चंद्रमा की शेप आपको देखने को मिलती है। ऐसी शेप क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि हवा जो है वो इस डायरेक्शन से चलती है थार डेजर्ट की साइड। तो हवा क्या है? यहाँ की सारी रेत उड़ा के पीछे ले जाती है, यहाँ की सारी रेत उठा के पीछे ले जाती है। तो सैंड ड्यून्स कायदे से ऐसे होने चाहिए, टीले के टाइप होने चाहिए, लेकिन वो सैंड ड्यून्स की यहाँ की जो रेत है वो पूरी उड़ जाती है, तो सैंड ड्यून की शेप हो जाती है ऐसी। ऐसी जो क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून्स होते हैं ना, क्रेसेंट शेप, दीज क्रेसेंट शेप, क्रेसेंट का मतलब चंद्रमा की शेप, चंद्रमा शेप्ड के जो, चंद्रमा की भी कौन सी शेप्ड? ये वाली शेप, राइट, उसे क्रेसेंट बोलते हैं। ये जो क्रेसेंट शेप्ड माउंटेन्स होते हैं, और माउंटेन्स नहीं सैंड ड्यून्स होते हैं, इन्हें पर्टिकुलरली बोला जाता है बच्चा बरछन। क्या बोला जाता है? बरछन। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट यू हैव टू लर्न। चलो एक क्वेश्चन कर लो, देन वील गो अहेड एंड वील डू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स।
चलो राइट आंसर डेजर्ट रीजन। नेक्स्ट इज योर कोस्टल प्लेन। तो अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पे समंदर है तो इसके बिल्कुल पास वाला जो हिस्सा है उसे तुम बोल दोगे कोस्ट, और थोड़ा सा दूर वाला जो हिस्सा है उसे बोल दोगे घाट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो एरिया वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच है उस एरिया को बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट। ये रहा आपका वेस्टर्न घाट और ये रहा आपका क्या, अरेबियन सी। ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, राइट। तो बिल्कुल बोल सकती हूँ ना कि ये वाला जो हिस्सा है जो इनके बीच में सैंडविच है गुजरात से लेके केरला तक, इस हिस्से को मैं बोल दूंगी आपका वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अब इधर बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो एरिया सैंडविच है, यहाँ आपका बंगाल से लेके पूरा तमिलनाडु तक, इस एरिया को मैं क्या बोल दूंगी, ईस्टर्न घाट। अगेन वेस्टर्न घाट जो है ज्यादा कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट जो है वो कम कंटिन्यूअस है, राइट। वेस्टर्न घाट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न घाट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कुछ और छूट रहेगा, नहीं, हाँ 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसका भी रट्टा नहीं मारना, कॉमन सेंस लगानी है। तुम ये बताओ कि मुंबई वाले एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, मुंबई गोवा वाले एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है, राइट। ये 3 चीजें, ये कॉमन सेंस पता है तुम्हें तो तुम कर लोगे। ये देखो तुमने ये क्या किया, ये वाला जो एरिया है, चलो गुजरात वाला एरिया छोड़ दो, तुम्हारे गुजरात वाला भी एरिया होता है पर तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, काठियावाड़ एरिया बोलते हैं इसे, काठियावाड़ घराने भी हुआ करते थे, तुम्हारे में सिर्फ ये 3 मेंशन है। तो ये जो महाराष्ट्र और गोवा वाला एरिया है आपका वेस्टर्न कोस्ट का, उसे बोलते हैं कोंकणी प्लेन। क्यों? क्योंकि वहां पे कोंकण भाषा बोली जाती है। गोवा से जस्ट नीचे आओगे कर्नाटका वाला एरिया, दिस इज योर कर्नाटका। कर्नाटका वाला जो एरिया उसे बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। उससे नीचे आओगे केरला, केरला में बोली जाती है मलयालम, तो इसे बोला जाता है मालाबार प्लेन। ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न घाट जो है थोड़ा सा कम आपका कंटिन्यूअस है, उसे 2 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगेन इसे हटा दो, एनसीईआरटी में नहीं है। ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं नॉर्थ सिरकार। नॉर्थ सिरकार का क्या फीचर है कि यहाँ पे महानदी बहती है और यहाँ पे लेक चिलिका है। लेक चिलिका कहाँ पे है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, कहाँ पे है, उड़ीसा में। महानदी भी अपने आप को ड्रेन कहाँ करती है, समंदर में, बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा में। तो ये 2 फीचर्स है नॉर्दर्न सरकार के। कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल का मतलब एक तरीके से सदन, तो कोरोमंडल आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला एरिया। ये वाला आधा आंध्र प्रदेश और पूरा उड़ीसा क्या हो गया, नॉर्दर्न सरकार। आधा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्या हो गया, कोरोमंडल कोस्ट। तो इसके 2 ही पार्ट है बच्चा, नॉर्दर्न एंड सदर्न। बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, महानदी के अलावा कृष्णा है, कावेरी है, जो अपने आप को बे ऑफ बंगाल में डालने से पहले आपका ईस्टर्न घाट की तरफ आती है। लेक चिलिका भी एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। सो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज लेक चिलिका। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये जो बड़ी बड़ी नदियां ना, सिर्फ गंगा ब्रह्मपुत्र ही डेल्टाज नहीं बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा जैसे गंगा बनाती है, बट और भी नदियां डेल्टा बनाती है। महानदी भी डेल्टा बनाती है, कृष्णा भी नदियां डेल्टा बनाती है। बेसिकली जब भी नदी किसी समंदर में मिल रही होती है बच्चा, तो उसका पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बीच में बनता है एक ट्रायंगुलर लैंड मास। वो जो ट्रायंगुलर लैंड मास है उसे तो डेल्टा बोलते हैं। अगेन सिलेबस में नहीं है बट आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। नदियों का पानी धीमा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है पानी, बीच में बन जाता है ट्रायंगुलर लैंड मास, दैट इज योर डेल्टा। तो डेल्टा हर नदी बनाती है, छोटा बनाती है, बड़ा बनाती है, वो उस पर डिपेंड करेगा। चलो अब आते हैं आइलैंड। एक सेकंड देना, पानी पी लूं। ओके, आइलैंड। बच्चा आइलैंड क्या होता है, ऐसा जमीन का कोई भी टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी है, उसे तुम आइलैंड बोल देते हो। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जब भी तुम्हें एक आइलैंड देखने को मिलता है तो वो अकेला नहीं खड़ा होता, उसके साथ उसके छोटे छोटे आइलैंड्स और होते हैं। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या बोला जाता है, आर्किपेलागो। आपको एक एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल है इसका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो हमारा ब्रिटेन है वो इट इज बेसिकली एन आर्किपेलागो, 4 छोटे छोटे आइलैंड हैं जो मिलकर ब्रिटेन बनाते हैं। वैसे ही हमारे पास 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं, एक है हमारा अंडमान और एक है हमारा लक्षद्वीप। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। लक्षद्वीप की बात करते हैं पहले। लक्षद्वीप कहां पाया जाता है, ये रहा आपका केरला, राइट, दिस इज योर केरला। केरला से थोड़ा साउथ वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स की श्रृंखला देखने को मिल जाएंगी। सो इट इज वेरी वेरी नियर टू
केरला। लक्षद्वीप की जो आपका एरिया है वो बहुत ही कम है, 32 स्क्वायर किलोमीटर है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, तो बहुत छोटा सा है आपका। पहले इसे बहुत बड़े नाम से जाना जाता था, लैकाडीव, मिनिकॉय, अमिनदीवी। क्यों? क्योंकि अगेन छोटे छोटे 3 आइलैंड है वहां पे, और भी हैं छोटे छोटे और आइलैंड, बट ये 3 मेन आइलैंड थे, तो इसे लैकाडीव, मिनिकॉय और अमिनदीवी के नाम से जाना जाता था ब्रिटिशर्स के जमाने में। फिर इसका जो नाम है चेंज किया गया 1973 में, और एक नाम रखा गया लक्षद्वीप। बट इज इट एन आइलैंड और एन आर्कीपेलेजो? इट इज एन आर्कीपेलेजो, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे। इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं, एक तरीके से इसकी जो कैपिटल है उसे बोलते हो कवारती। कवारती। इसमें बहुत अच्छा फ्लोरा और फौना है। हमारे पास जो भी आइलैंड्स हैं वहां पे बहुत अच्छा फ्लोरा और फौना है। कई सारे पेड़ पौधे और एनिमल्स और बर्ड्स तो ऐसे हैं जो बाकी इंडिया में पाए ही नहीं जाते, क्योंकि यहाँ का वेदर और क्लाइमेट बाकी इंडिया से बहुत अलग है। दूसरा, यहाँ पे एक पिती आइलैंड है, वो भी बहुत फेमस है, पिती आइलैंड, जहां पे एक बर्ड्स की सेंचुरी है। ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोग नहीं रहते हैं, अनइनहैबिटेड है, मतलब कि लोग नहीं रहते हैं पिती आइलैंड पे, बहुत छोटा सा है, बहुत मार्केट वार्केट जगह वगह कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लोग जाते हैं फेरी से, बोट पकड़ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह रही हूँ, बर्ड सेंचुरी देखने जाते हैं, टिकट लगती है, वापस आ जाते हैं। सो दिस इज योर लक्षद्वीप आइलैंड। जो भी मैंने पढ़ाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज इट, दिस इज वॉट यू हैव टू लर्न। एक और क्वेश्चन कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो, लक्षद्वीप वाज द राइट आंसर। चलो, अब आगे जाने से पहले मैं एक बार कोरल बता देती हूँ। कोरल बच्चा, लोग जो है ना समंदर के अंदर 2 तरीके की एक्टिविटीज करते हैं मोस्टली। एक होती है स्नॉर्कलिंग, एक होती है स्कूबा डाइविंग। जिंदगी नाम मिलेगी दोबारा देखी होगी तो उसमें लोग स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं। अंदर जब जाते हैं तो आपने ZNMD में देखा होगा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है समुद्र के अंदर। ये बेसिकली होता है क्या है, ये होते हैं कॉरल्स। तो कॉरल बोलो या कॉरल पॉलिप बोलो, एक ही बात है। बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चा, जिनका नाम होता है पॉलिप। वो एक नहीं रहता अकेला, माइक्रो है मतलब कि बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो ना झुंड में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। और वो जो कॉलोनीज में रहते हैं, वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने रहने के लिए, उसे बोला जाता है, वो स्ट्रक्चर आपको इस तरीके के दिखते हैं। बहुत शैलो, बहुत ही नीचे रहते हैं, मड फ्री एरिया में रहते हैं, वार्म वाटर में रहते हैं। पता है आपको, ऊपर का जो पानी होता है वो फिर भी ठंडा होता है, नीचे नीचे जैसे जैसे जाओगे पानी का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहता है जमीन की तरफ, सी बेड की तरफ। तो ये वहां पे पाए जाते हैं और ये अपनी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट के डेपोजिशन से, और जब ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो इनकी बॉडी के डेपोजिशन से जो कॉलोनीज बनती हैं, जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन्हें बोला जाता है कोरल रीफ। ये आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी, अगर आप कभी स्कूबा डाइविंग करने जाओगे तो वहां पे भी देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छे कोरल रीफ आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, वहां पे लाइव कोरल देखने को मिलते हैं, कि मतलब वहां के कोरल्स में आपको कोरल पॉलिप्स दिखेंगे। मोस्टली जो हमारे अंडमान में देखने को मिलते हैं वो डेड कोरल पॉलिप देखने को मिलते हैं, बट वो भी काफी सुंदर है। आपको समुद्र के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा तो ऑब्वियसली सुंदर लगेगा ही। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार क्या है, आर्कीपेलेजो है, 2 ग्रुप्स में है बे ऑफ बंगाल में, एक है अंडमान और एक है निकोबार। इसमें भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इसमें भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। दे आर बिगर इन साइज, लक्षद्वीप से इनका साइज काफी बड़ा है। यहाँ का भी फ्लोरा और फौना बहुत अच्छा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड इक्वेटर के बहुत पास है, तो यहाँ पे गर्मी होती है, और इक्वेटर के पास कोई भी चीज होती है तो वहाँ बारिश भी अच्छी आती है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट भी होता है, तो बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे दिखते हैं। मैं एक बार गई हूँ अंडमान और निकोबार, कभी जाओ तो लगता है कि केरला आ गए, कभी जाओ तो लगता है तमिलनाडु आ गए, कभी जाओ तो लगता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ इंडिया में है ही नहीं। सो हर 1-1 किलोमीटर पे वहाँ का जो फ्लोरा और फौना है वो काफी बदलता रहता है, एंड इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। काफी स्ट्रेटेजिक है हमारे लिए, क्योंकि इसका एरिया ऐसा है कि अगर हमें दुश्मनों से बचना है अपने आसपास वाले, तो अंडमान एंड निकोबार में हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि उस समंदर के रास्ते से घुसपैठिए हमारे घर आ सकते हैं। सो इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ऐसा माना जाता है कि किसी जमाने में ये जो बे ऑफ बंगाल है, इसके अंदर सबमरीन माउंटेन्स हुआ करते थे, यानी कि समंदर के अंदर माउंटेन्स हुआ करते थे। वो माउंटेन धीरे धीरे सरफेस पे आ गए, पानी का लेवल कम हो गया है तो वो सरफेस पे आ गए, और ऐसा माना जाता है कि अंडमान एंड निकोबार आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ दो सबमरीन माउंटेन्स। बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, अच्छी फ्लोरा और फौना है, इक्वेटर के पास है तो काफी सारे जंगल है यहाँ पे। दिस इज ऑल यू हैव टू लर्न।
और हाँ, एक और चीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के में से एक छोटा सा आइलैंड है बैरन आइलैंड, बताया ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आर्किपेलागो है। तो बैरन नाम का एक आइलैंड है, इंडिया का इकलौता लाइव वोल्केनो जो है आपको वो बैरन आइलैंड में ही देखने को मिलता है। ये फटता रहता है, अभी मेरा एक दोस्त गया था, वो मुझे वीडियोस दिखा रहा था, ये फटता रहता है इस वाले आइलैंड पे, बैरन आइलैंड, बैरन का मतलब छोड़ा हुआ है, इनफर्टाइल, वहां पे कोई रहता नहीं है, पर आप दूर से समंदर में अगर बोट वोट से जा रहे हो, शिप से जा रहे हो, तो आपको वो दिखेगा ज्वालामुखी फटता हुआ। सो वी हैव अ लाइव वोल्केनो आल्सो इन आवर कंट्री, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। चलिए, सो इंपॉर्टेंस, हमने ये सारे जो फिजिकल फीचर्स पढ़े, इससे क्या इंपॉर्टेंस है कि हमारे पास जो पहाड़ हैं वो हमें जंगल भी देते हैं और पानी भी देते हैं। नॉर्दर्न प्लेन है जो हमें एग्रीकल्चर करके देते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, हमारी सिविलाइजेशन। भैया नॉर्दर्न प्लेन नहीं होता तो ये जो सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये किसका पार्ट है? नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, जो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। जो प्लाट्यू एरिया है वहाँ पे हमारे बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, जैसे कि आयरन, जैसे कि कोल, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग तरीके का फॉसिल फ्यूल, ये भी हमारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ये एग्रीकल्चर से करते हैं, ये मिनरल से करते हैं। देन वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ आइलैंड्स जो हमारी पोर्ट एक्टिविटीज में काम करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे इंडिया का 95% जो ट्रेड है, 95% जो ट्रेड है वो सी के थ्रू होता है। तो अगर हमारे पास बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन नहीं होता, या हमारे पास ये आइलैंड्स नहीं होते, कोस्टल एरिया नहीं होता, तो हम इतना ट्रेड नहीं कर पाते, right? So this is all we had to learn in this chapter. The last question I'm giving you is this: dash are the granaries of the world. You have to tell me granaries का मतलब जिसमें अनाज स्टोर किया जाता है। तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगा के आंसर बताओ मुझे। You have 10 seconds. Very nice. The right answer is Northern Plains. So thank you so much. Don't forget to subscribe to the channel. आपकी क्लाइमेट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत जल्दी आ रही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे जा चुका है, जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9th के लिए इकलौता चैनल है जो आपको एसएसटी और बायो के साथ बहुत सारी फन चीजें करवाने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय, टाटा।